Welcome to the second video on the series Decoding Budget 2021। इस वीडियो में हम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ को लेकर। 10 करोड़ वाला जो फिगर है वो इस बजट में बताया गया है। तो आइए हम समझते हैं ये कंफ्यूजन आखिर है क्या। हम उसको एक बेस से चालू करते हैं, 1 करोड़ से हम चालू करते हैं और फिर हम 10 करोड़ तक चलेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर अगर 1 करोड़ से कम है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि अगर हम 8% या 8% से ज्यादा कुछ प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो हमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम चले जाते हैं 44AD में। और अगर हम 8% से कम अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऑडिट करवाना पड़ता है। अब ये 8% क्या होता है? 8% जो है वो हम जितना भी हमारा टर्नओवर हो रहा है उसका 8% निकालते हैं अगर कैश टर्नओवर है तो, और अगर बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम 6% हो जाते हैं। तो ये 8 और 6 का लिमिट है, समझ लो एक लिमिट लगा दी गई है। 8 और 6 के ऊपर अगर जाते हैं तो कोई ऑडिट नहीं, 8 और 6 के नीचे जाते हैं तो हमें ऑडिट कराना पड़ता है। अच्छा, ये किन लोगों को करवाना है? ये जो 8 और 6 का बेनिफिट है ये किन लोगों को मिलता है? तो ये ऐसे लोगों को मिलता है जो एलिजिबल बिजनेस करते हैं और एलिजिबल एसएससी है। अब आखिर ये होता क्या है एलिजिबल बिजनेस और एसएससी? एलिजिबल बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें कि कोई कमीशन और ब्रोकरेज का काम ना हो और लीजिंग और हायरिंग का, जो ट्रक्स का लीजिंग हायरिंग का काम होता है वो नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और एसएससी का मतलब क्या हो गया? एलिजिबल एसएससी मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म। बस ये तीन लोग ही ये 8 और 6 का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब एलएलपी कंपनी ये सब ये बेनिफिट नहीं ले सकते 8 और 6 का। तो ये क्लियर हो गया, 1 करोड़ से कम में 8 और 6 का बेनिफिट मिलने वाला है। 8 और 6 के अगर ऊपर रहता है तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, जो कि था हमारा पहला एग्जांपल। देखिए एलिजिबल एसएससी है, 8 और 6 के ऊपर है हमारा प्रॉफिट तो ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं। और अगर वही हमारा एलिजिबल एसएससी है, मतलब वो इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म है और ब्रोकरेज और कमीशन का काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर 8 और 6 से कम अगर वो शो करता है तो यहाँ पे उसको ऑडिट कराना पड़ता है 44AD। ये तो था हमारा पहला केस जो कि 1 करोड़ से कम की बात कर रहे थे। अब चलते हैं हम 1 और 2 करोड़ के बीच में। यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, 1 करोड़ और 2 करोड़। अब हुआ ये कि जो 8 और 6 वाला जो बेनिफिट है जो कि 44AD बताता है, उसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई 2 करोड़ और ऑडिट की लिमिट को वैसे ही सेम 1 करोड़ रहने दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो गया, 1 और 2 करोड़ के बीच में आखिर होगा क्या? ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है? और अब ये तीसरा एक नया कंडीशन आ गया है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में ये 5% कैश वाला समझेंगे हम। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में 5% कैश वाला समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि ये जो 5% वाली जो लिमिट है, जो एक कुछ आई है कैश लिमिट 5% की, इसको अभी हम इग्नोर कर देते हैं, टोटली इग्नोर करके चलते हैं। और 1 करोड़ और 2 करोड़ में इसको हम पूरा इग्नोर करके चलेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैश लिमिट क्या होगी। हम सीधा सीधा देखते हैं कि अगर हमारा 8% और 6% से अगर ज्यादा हम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं तो सेम हमें ऑडिट नहीं कराना है, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था। फर्स्ट केस में जैसा हो रहा था वही सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और वैसे ही 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले में भी हम जब जाते हैं, अगर हमारा 8% और 6% से कम अगर प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो वही हम 1 करोड़ में जो सेक्शन एप्लीकेबल था कि हमें ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे भी वैसे ही हमारा ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है कि 8 और 6 का ही हमें क्राइटेरिया देखना है, बाकी हमें 1 करोड़ और 2 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ये 8 और 6 का क्राइटेरिया देखेंगे, ऑडिट कराना होगा, ऊपर होगा तो ऑडिट, नहीं होगा ऊपर तो यहाँ पे हमारा ऑडिट हो जाएगा। अब चलते हैं जो हमारा अमेंडमेंट आया है 10 करोड़ का। अब ये 2 से 10 करोड़ वालों को भी ऑडिट नहीं करवाना है ऐसा बोला गया, पर इसके कुछ ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट एंड टर्न्स में यहाँ पे 5% की एक लिमिट दी गई है। समझते हैं ये क्या है? उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 10 करोड़ जो अभी आया है इस बजट में, इसके पहले ये 5 करोड़ हुआ करता था। 5 CR हुआ करता था। मतलब 5 CR किसके लिए है? 20-21 का अगर हम ऑडिट देखें तो उसके लिए हमारे पास 5 करोड़ है। और अगर हम 21-22 का अगर ऑडिट देखें तो उसके लिए ये लिमिट बढ़ के 10 करोड़ हो गई। तो ये फर्क आया है 5 करोड़ से 10 करोड़, ये अमेंडमेंट है। तो 1, 2, 5 यहां तक का डाउट क्लियर हो गया है। अब 10 करोड़ का जो कंफ्यूजन है वो दूर करने हम जा रहे हैं। 10 करोड़ के कंफ्यूजन में ये है कि ये 5% और ये 5% का आखिर क्राइटेरिया है क्या? तो देखिए यहां पे हमें दो चीज देखनी है। टोटल रिसिप्ट जो है, टोटल रिसिप्ट मतलब हमारे बिजनेस में अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं उसका रिसिप्ट भी हो सकता है, कुछ हमने प्रॉपर्टी सेल, कुछ फिक्स्ड एसेट सेल की उसका रिसिप्ट हो सकता है, या फिर हमने किसी को लोन दिया उसका रिसिप्ट हो सकता है, सॉरी लोन लिया उसका रिसिप्ट हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी रिसिप्ट हो रहा है
उन रिसिप्ट्स का जो टोटल है उस वो 95% आपका बैंक से होना चाहिए, मतलब 5% ही आपका कैश अलाउड है। वैसे ही पेबल में भी चेक करेंगे, कैश पेमेंट में भी चेक करेंगे। पेमेंट में किस तरीके से, जैसे अगर हमने कोई परचेस कर रहे हैं तो उसका पेमेंट है, या फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है या फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है उसका पेमेंट है, या फिर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो भी इस पे काउंट हो जाएगा। तो टोटल सारा कुछ हम काउंट करेंगे, पूरा टोटल पेमेंट साइड को हम काउंट करेंगे, और उसका 95% हमारा बैंक से होना चाहिए, 5% अगर कैश से होगा तो चलेगा। ये हमारा क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया में देखिए, अगर हम पहला कंडीशन है 5% से कम है हमारा कोई कैश ट्रांजेक्शन, मतलब 95% से ज्यादा हमारा पूरा बैंक से ही होता है काम, कैश, ये चाहे कोई पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, हम सब बैंक से ही करते हैं 95% से ज्यादा। तो वो अगर केस है तो यहाँ पे हमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये छूट दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट छूट है कि ये 95% से ऊपर अगर आपका काम हो रहा है जो कि बैंक के चैनल से हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 2 से 10 करोड़ के टर्नओवर तक, तो ये मतलब स्टार्टिंग एंड तक आ गया, 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो भी यहाँ पे हमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। फिर सेकंड केस आता है, अगर हमारा 5% से ज्यादा है कैश ट्रांजेक्शन, मतलब 95% से कम अगर हम कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऑडिट करवाना पड़ेगा। 44AB पे ये ऑडिट होएगा। तो ये था पूरा क्रक्स 1, 2, 5 और 10 करोड़ का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगी कि आपको ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है। धन्यवाद।